गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। हमने पिछली बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के क्या क्या प्रेसिडेंट की पावर होती है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उस इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ें हमारी छूट गई थी, वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने पिछली बार क्या क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स और जुडिशियल पावर्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर और इमरजेंसी पावर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जिसमें हम पहले बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर की। देखिए दोस्तों, डिप्लोमेटिक पावर में जो है प्रेसिडेंट जो है हमारे, आपको पता ही है प्रेसिडेंट हमारे एक तरह से नॉमिनल हेड है, यानी हमें हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी ट्रीटीज और एग्रीमेंट साइन होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, उसमें प्रेसिडेंट क्या है, उसको अप्रूवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है, यानी प्रेसिडेंट के नाम से ही वो ट्रीटीज वो एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। आप प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो अपने डेलीगेट्स को भेजते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, और डिफरेंट कंट्रीज के डेलीगेट्स को रिसीव करते हैं इंडिया में। तो आपने देखा ही होगा, जब कोई डिग्निटी बाहर से आती है तो प्रेसिडेंट उसको रिसीव करते हैं। और जब किसी विदेश कंट्री में किसी राजदूत को या किसी डिप्लोमेट को अपॉइंट करना होता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर के बारे में। देख दोस्तों, प्रेसिडेंट, क्योंकि आपको पता ही है, तीनों सेनाओं के प्रमुख कमांडर्स कहलाते हैं, यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस कहलाते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को पावर है कि वो अपॉइंट करें कि इनको उनके चीफ्स को। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और प्रेसिडेंट को पावर है कि वो कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर, और कभी भी कंक्लूड कर सकते हैं पीस विद द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट को पावर तो है ये सब करने की, बट he has to have the support of council of minister. On their advice he can take decision on these kind of matters. So दोस्तों, इसमें प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना वो कोई काम कदम नहीं उठा सकते। अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स हैं, वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या होता है, इनकी जरूरत क्या पड़ी, इसके बारे में हम जानते हैं। वीटो पावर, जब भी कोई बिल पास होता है और प्रेसिडेंट के पास जाता है, आपको पता ही है प्रेसिडेंट जो है लास्ट पिलर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एक लास्ट जो एक कड़ी होती है पार्लियामेंट की, जिसपे क्या है, बिल जो है एक्ट की फॉर्म लेता है। आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल जो है अप्रूव होने के बाद एक्ट बनता है। तो जब कोई बिल दोनों हाउस से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास तीन चॉइस होती है उस बिल के रिगार्ड में। वो हमें आपसे वो अंडर आर्टिकल 111 में डिसाइड, उसके बारे में इलाबरेट किया गया है। तो उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट या तो असेंट दे दे उस बिल को, या प्रेसिडेंट उसको बिल को वापस भेज दे रिकंसिडरेशन के लिए दोनों हाउस को। और या तो प्रेसिडेंट क्या है, उसे विथहोल्ड कर दे हिज असेंट टू द बिल, यानी उसे विथहोल्ड कर दे, यानी अपना असेंट ना दे और उसको अपने पास रख ले उस बिल को, ना तो उसको हाँ में जवाब दे ना वापस भेजे। तो इसको विथहोल्डिंग पावर कहते हैं प्रेसिडेंट की। अब वीटो, वीटो क्या है, वीटो एक टाइप की विथहोल्डिंग पावर है प्रेसिडेंट की। एनी बिल, अगर कोई बिल आता है, वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। मनी बिल होगा तो प्रेसिडेंट को उसकी तुरंत उसकी अप्रूवल देनी पड़ेगी, क्योंकि मनी बिल जो है इसको वीटो पावर से बाहर रखा गया है। ठीक है, आप देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीटो पावर। वीटो पावर की ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है वीटो पावर का टू प्रिवेंट हास्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई जल्दीबाजी में कोई बिल पास कर दिया गया है, या ऐसा लगता है प्रेसिडेंट को कि इसको इस बिल पे थोड़ा सा और डिस्कशन होता तो अच्छे से इसका अच्छा ड्राफ्ट बन के आता, तो प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भी भेज सकते हैं दोनों हाउस को, कि क्या वो इस पे एक अच्छा सा डिस्कशन करें और जो भी उनको सूटेबल अमेंडमेंट लगता है उसके करें। उसके बाद वापस प्रेसिडेंट के पास दोबारा से उसे पेश करें, ताकि प्रेसिडेंट उस पर अपना असेंट दे सके। अब एक दूसरा, जो प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, यानी ये कोई कोई सेल्फ इंटरेस्ट से कोई काम हो रहा है, या फिर ये देश हित के लिए ठीक नहीं है, और वो बिल जो लाया जा रहा है वो एक कम्युनिटी को ध्यान में रख के देख लाया जा रहा है, दूसरी कम्युनिटी को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या है, प्रेसिडेंट को है उसको वापस भेज सकते हैं। तो इस ये दो कंडीशन प्रेसिडेंट को लगती है,
तो प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। अब वीटो पावर तो प्रेसिडेंट के पास चलो यूज करने के लिए है, पर कौन कौन सी वीटो है ये बताते हैं हम आपको। पहले वीटो पावर जो है एब्सोल्यूट वीटो पावर, ठीक है। दूसरी वीटो पावर है क्वालिफाइड वीटो पावर। क्वालिफाइड वीटो पावर इंडियन प्रेसिडेंट को नहीं है। ये बताया गया है वीटो पावर होती किस टाइप की है, तो चार होती है वीटो पावर: एब्सोल्यूट वीटो पावर, क्वालिफाइड वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर एंड पॉकेट वीटो पावर। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट वीटो पावर। अब एब्सोल्यूट वीटो पावर क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो पावर ये होता है कि प्रेसिडेंट किसी बिल को अपने पास रखते हैं, ठीक है, और उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। अब कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्ट नहीं बन पाएगा। कोई बिल अगर प्रेसिडेंट के पास है, उस पर प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया, उसको बिना डिसीजन लिए छोड़ दिया, तो उस पर क्या होगा? वो एक्ट नहीं बन पाएगा। तो प्रेसिडेंट इसको यूज कब करते हैं? प्रेसिडेंट इसको यूज तब करते हैं जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करता है। यानी प्राइवेट मेंबर का मतलब आप ये समझें कि वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट द्वारा वो बिल पेश नहीं होना चाहिए, या किसी विपक्ष के नेता द्वारा या किसी अदर मेंबर द्वारा, ये जो गवर्नमेंट का पार्ट ना हो उनके द्वारा अगर कोई बिल ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उस पर अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अपना रिजर्व कर सकते हैं अपना डिसीजन। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। और ऐसा ऐसा बिल जिसमें क्या हुआ, कोई गवर्नमेंट है, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, उन्होंने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो अंडर द कंसिडरेशन है प्रेसिडेंट के, और जब तक उनकी गवर्नमेंट क्या है चेंज हो जाती है, तो बिल क्या होता है, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है वो डिसाइड करती है कि वो बिल पास होगा कि नहीं होगा। तो अगर नेक्स्ट कैबिनेट जो बोलती है प्रेसिडेंट को कि नहीं, वो बिल सर पास नहीं होना चाहिए, कि वो बिल जो है ठीक नहीं है, हमारे पॉलिसीज के अगेंस्ट है, तो प्रेसिडेंट उस पर क्या होगा, जो पुरानी कैबिनेट ने जो बिल पेश किया था उस बिल पे, जो नई कैबिनेट का बिल है उनका रिकमेंडेशन ज्यादा प्रेफर करेगी, और उस बिल को क्या है पास नहीं करेंगे प्रेसिडेंट। तो ये एक पावर है प्रेसिडेंट के पावर, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर। आई होप गाइस यू बेटर अंडरस्टैंड दिस एब्सोल्यूट वीटो पावर। अब नेक्स्ट सस्पेंसिव वीटो के बारे में बात कर लेते हैं। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? अगर कोई बिल प्रेसिडेंट को लगता है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजना चाहिए पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट क्या होता है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको बिल को दोबारा क्या डिस्कशन के लिए भेज देते हैं दोनों हाउसेस में। और प्रेसिडेंट ने ये भी बोला जाता है उसमें कि इस पर जो भी आपको सुटेबल अमेंडमेंट्स लगते हैं आप करिए और उसको दोबारा से मेरे पास भेजिए, ठीक है। अब इसमें क्या जरूरत, अब देखिए इसमें जो सस्पेंसिव वीटो है, इसमें कोई सिंपल मेजोरिटी, ये सिंपल मेजोरिटी से अगर कोई बिल दोबारा से पास कर दिया जाता है और उसको फाइनल ड्राफ्ट जो है दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तो प्रेसिडेंट उसको बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द बिल। अब प्रेसिडेंट को उस बिल पर क्या है अपनी सहमति देनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये सस्पेंसिव वीटो है, यानी प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि प्रेसिडेंट जो है उस बिल को दोबारा भेज सके वापस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइड वीटो। देखिए दोस्तों, ये क्वालिफाइड वीटो हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं दी गई है। इस पावर में क्या होता है कि जब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट जो उस बिल को वापस टेबल करते हैं किस पे, पार्लियामेंट पे, तो प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो जो बिल रिकंसिडर हो तो उस पर जो है मेजोरिटी हायर हो, ठीक है, हायर मेजोरिटी से वो पास हो और तब प्रेसिडेंट के पास आए। तो बट ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है प्रेसिडेंट को। तो ये हमारे को ये जो प्रोविजन है ये दिया गया अमेरिकन प्रेसिडेंट को। अब सस्पेंसिव वीटो की बात कर लेते हैं। सस्पेंसिव वीटो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मनी बिल। अब मनी बिल जो है, मनी बिल से रिगार्ड में सस्पेंसिव वीटो मैंने आपको पीछे ही बताया था अभी कि सस्पेंसिव वीटो की जरूरत मनी बिल में नहीं रहती है, ठीक है। एक्चुअली मनी बिल जो है प्रायर परमिशन से ही प्रेसिडेंट के इंट्रोड्यूस किया जाता है दोनों हाउसेस में। जब किसी चीज की परमिशन आपको पहले से मिल चुकी है प्रेसिडेंट द्वारा, तो प्रेसिडेंट उस पर क्यों अपनी क्वेरीज लगाएंगे? प्रेसिडेंट जो उसको पहले ही फर्स्ट टाइम में ही पास कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉकेट वीटो की। अब पॉकेट वीटो कहते हैं क्या क्या होता है इस केस में? क्या होता है, प्रेसिडेंट ना तो उसको रेटिफाई करते हैं किसी बिल को, ना उसे रिजेक्ट करते हैं, ना तो रिटर्न करते हैं। मतलब बिल लेके बैठ जाते हैं अपने पास, ना तो उस पर कोई टाइम लिमिट है कि उसमें इतने टाइम में प्रेसिडेंट उसको वापस भेजेंगे या कोई डिसीजन लेंगे, कोई फिक्स टाइम नहीं है उसमें। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन, या तो पॉजिटिव लेगा नेगेटिव लेगा, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो उसे कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सीधे सीधे इसका फंडा ये है, नो विथ होल्डिंग टाइम लिमिट। अब देखो इसमें विथहोल्डिंग टाइम लिमिट कोई प्रोवाइड नहीं की गई है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को ये बताया नहीं गया है कि प्रेसिडेंट को आपको सर आपके टेबल पे ये बिल रखा है, आपको इतने दिनों के अंदर इस पे डिसीजन लेना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रोविजन नहीं है दोस्तों कि प्रेसिडेंट को इतने दिन के अंदर उस बिल पे
वो लेना है, अपना फैसला लेना है, तो ये स्पेशल वीटो जो है प्रेसिडेंट के पास है कि वो प्रेसिडेंट उस पर काफी दिनों तक या इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक उसको अपने पास रख सकते हैं, या उनसे कोई पूछेगा नहीं कि सर आपने इस पे डिसीजन क्यों नहीं लिया। बट ऑन द अदर हैंड दोस्तों, अगर हम देखते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर, अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को अगर बिल कोई उनके टेबल पे रखा जाता है तो उसको 10 दिन के अंदर उनको उस पर डिसीजन लेना पड़ता है, यानी या तो पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, कुछ ना कोई डिसीजन उनको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखने को मिला है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, दे आर लिटिल बिट पावरफुल देन अमेरिकन प्रेसिडेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट दोस्तों। It should be noted here that the president has no veto power in respect to the constitutional amendment bill. अब इस वीटो में पॉकेट वीटो का यूज नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट के द्वारा या तो वापस भेजा जाएगा या तो उसको पास किया जाएगा। तो ये बिल जो है, इस बिल पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ये पॉकेट वीटो का यूज नहीं किया जाएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 24। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। अब प्रेसिडेंट, अब हम जान लेते हैं कि क्या प्रेसिडेंट की वीटो पावर जो है स्टेट्स में भी, स्टेट लेजिस्लेचर में एप्लीकेबल है। देखो हाँ बिल्कुल है। द प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो। अब इसमें देखते हैं, जब कोई बिल किसी स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने के बाद गवर्नर के टेबल पे आता है, तो गवर्नर के पास भी 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं उस बिल से रिगार्डिंग। ये दिया गया है अंडर आर्टिकल 200। याद रखना दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट है। आप गवर्नर के पास क्या है ऑप्शन, या तो वो अपने असेंट दे दें उसको बिल को, या फिर विथहोल्ड कर दें अपना असेंट, ठीक है, या मैं रिटर्न कर दें उस बिल को रिकंसिडरेशन फॉर द लेजिस्लेचर। अब मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये सेम है, प्रेसिडेंट का जैसे था वैसे ही गवर्नर्स का चल रहा है अभी। और इसके पास चौथा जो क्लॉज है उसमें बताया गया है कि अब गवर्नर चाहे तो उस बिल को क्या है कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं। तो इसका जिक्र किया है अंडर द आर्टिकल 201। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब स्टेट लेजिस्लेचर्स का जो बिल है, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्या पावर बढ़ जाती है, इसकी स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से प्रेसिडेंट की पावर मोर पावरफुल देन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो यूनियन लेजिस्लेचर में ऐसा नहीं होता कि आप बिल चला गया तो आप प्रेसिडेंट को कुछ ना कुछ तो उसमें देना पड़ेगा जवाब। बट स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट काफी पावरफुल होते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास पे कोई दबाव नहीं होता। या तो प्रेसिडेंट उसको पास भी कर सकते हैं या तो उसको रख सकते हैं अपने पास, तो रिजर्व भी कर सकते हैं। तो उनसे कोई इस चीज के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जान ले अब प्रेसिडेंट की। देखो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जानना हमें जरूरी है। आर्टिकल 123 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो एक ऑर्डिनेंस को फॉर्मुलेट करे। ठीक है, ऑर्डिनेंस को फॉर्मुलेट कब किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जब दोनों सेशन, पार्लियामेंट के दोनों सेशन जो है, हाउस दोनों सेशन इनएक्टिव हो, मतलब दोनों सेशन ना चल रहे हो, या तो एक सेशन ना चल रहा हो, ठीक है, या एक ही सेशन चल रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को इन द हेस्टी टाइम गवर्नमेंट को लगता है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल पास होना जरूरी है जो कि देश हित के लिए बहुत जरूरी है, तो जो अप्रोच करते हैं प्रेसिडेंट को सीधे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि सर आप ये बिल पास करवा दीजिए, इसको हम बाद में रेटिफाइड करवा देंगे उसमें पार्लियामेंट में, जब तक, क्योंकि सेशन के बीच में अभी काफी टाइम है और इस बिल को इंट्रोड्यूस करना काफी जरूरी है। तो प्रेसिडेंट के पास वो जब जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको देखेंगे और देखेंगे कंडीशंस कि हाँ यार कितना अर्जेंट है ये बिल। अगर उन्हें लगेगा हाँ यार ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर प्रेसिडेंट उसको क्या करेंगे, उस पर ऑर्डिनेंस पास कर देंगे। यानी ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है जैसे एक बिना डिस्कशन के ही कोई बिल पास कर देना, उसे एक्ट बना देना। बट उसमें डिस्कशन जो है लेटर टाइम में हो, जब सेशन दोबारा से पार्लियामेंट बैठेगी तो उसके बाद उस पर डिसीजन करके उसे एक्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, अब एक कूपर केस हुआ था। कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की, ये जुडिशियल अंडर द जुडिशियल रिव्यू होनी चाहिए। मान लो अगर प्रेसिडेंट को ऐसी पावर मिल गई ऑर्डिनेंस पास करने की और प्रेसिडेंट ने दोनों हाउस को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। आप देखो प्रेसिडेंट के पावर पास तो डिसॉल्व करने की पावर है हाउस को, तो वो चाहे तो दोनों हाउस को डिसॉल्व करके वो अपना ऑर्डिनेंस पास करके कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज कर दे। तो उसको देखने के लिए तो गवर्नमेंट तो उसको मॉनिटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। बट बाद में इसको रियलाइज किया गया कि इस पर जुडिशियल रिव्यू होने से जो प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उस पर थोड़ा सा अफेक्ट पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा हल्का कर दिया गया
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 38 अमेंडमेंट 1975 गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, उसमें क्लैरिफाई किया गया कि प्रेसिडेंट का सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेवल इज फाइनल माना जाएगा हर चीज में। यानी प्रेसिडेंट अगर कोई प्रेसिडेंट के सामने कोई बिल पेश हुआ, प्रेसिडेंट को लगता है ये ऑर्डिनेंस जरूरी है, तो प्रेसिडेंट उसको पास कर सकते हैं, ठीक है, वो उनके विवेक के ऊपर है। बट इसमें एक चीज का कॉमा लगा दिया गया, वो था कि मालाफाइड नहीं होना चाहिए और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज पास हो रही है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगी, बट एनी अदर मैटर प्रेसिडेंट इज फ्री टू टेक हिज डिसीजन ऑन द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इंप्लीकेशंस क्या आ जाती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में प्रेसिडेंट की। देखो, ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ऑन दो सब्जेक्ट। अब देखो, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि उन्हीं सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जिनका डिस्कशन जो है पार्लियामेंट में हो सके, जिन पे लॉ बन सके। ये नहीं कि कुछ भी उठा के उल्टा सीधा जो है ऑर्डिनेंस पास कर दिया और जो डिस्कशन करने लायक नहीं है पार्लियामेंट में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट उन्हीं चीजों का ऑर्डिनेंस पास करते हैं जो सब्जेक्ट जो है पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो सकते हैं। आपको पता है कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ठीक है, ये दो चीजें ऐसी हैं जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होती हैं, तो उन्हीं सब्जेक्ट के मैटर होने चाहिए, तभी वो ऑर्डिनेंस पास हो सकता है। तो सेम कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब जो है कोई भी एक्ट जब बिल पास होता है पार्लियामेंट में, तो उसके लिए जो लिमिटेशंस तय की गई है कि वो बिल जो है बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट नहीं करेगा, उसको चेंज नहीं करेगा, तभी वो बिल प्रेसिडेंट द्वारा पास किया जाएगा। तो इसी तरह से ऑर्डिनेंस को भी यह है लिमिटेशंस है कि ऑर्डिनेंस भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भारत के संविधान को ही बदल के रख दें, तो इस तरह का ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इनको लिमिटेशन दी गई है। अब देखो टाइम पीरियड देख लेते हैं। 6 week टाइम इज फिक्स आफ्टर द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट टू डिस्कस एंड पास द ऑर्डिनेंस इन बोथ द हाउसेस। पूरे 6 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाता है तो उसके बाद 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उसको ऑर्डिनेंस को बिल की शक्ल दी जाती है, एक्ट बनाया जाता है, यानी उस पर डिस्कशन करना है 6 weeks के अंदर अंदर। अब हम इसी हिसाब से एज कैलकुलेट करें ऑर्डिनेंस की। मैक्सिमम एज मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, मैक्सिमम जो गैप होता है ना दो सेशन के बीच में, वो होता है 6 months। तो एक तो हो गया, मान लो एक सेशन खत्म हुआ, लास्ट सेशन खत्म होते ही अगले दिन जो है ऑर्डिनेंस पास कर दिया। ऑर्डिनेंस पास करने के बाद क्या हो गया, 6 महीने तो वो लगा लो आप जो बीच में गैप हो गया, और फिर प्लस 6 weeks और जोड़ लो, माने जब सेशन में आएंगे पार्लियामेंट दोबारा से, उसके बाद 6 weeks डिस्कशन होगा। तो टोटल ऑर्डिनेंस की जो एज लिमिट हो गई वो हो गई 6 months 6 weeks, ठीक है। अब देखो, प्रेसिडेंट को ऑल्सो पावर है कि रिप्रोमुलगेट कर दें उसको, ऑर्डिनेंस को रिप्रोमुलगेट कर दें। रिप्रोमुलगेट मतलब उसे दोबारा इंट्रोड्यूस करके उस ऑर्डिनेंस को दोबारा इंट्रोड्यूस करके करते हैं, तो उसको क्या है, उसकी उम्र बढ़ाते जाएंगे, वो प्रेसिडेंट बढ़ा सकते हैं, बट प्रेसिडेंट ऐसा करते नहीं है। ये थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल सा लग जाता है, क्योंकि इसका डिस्कशन होना बहुत जरूरी है पार्लियामेंट में। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है हमारे लेजिस्लेचर के हिसाब से। अब प्रेसिडेंट को पावर है कि विद्रॉ कर सकते हैं अपने ऑर्डिनेंस को कभी भी किसी भी टाइम, ठीक है, चाहे सेशन में हो पार्लियामेंट चाहे ना हो, तो प्रेसिडेंट को पावर है कि विद्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन जान लेते हैं प्रेसिडेंट की दोस्तों। अब मैं बताऊं आपको, तो प्रेसिडेंट जो है हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट क्या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं यूनियन के, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको कौन हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन्हें कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे एक लाइन में बता दिया था कि प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन कहा जाता है उनको, ठीक है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा जाता है चीफ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो है हेड ऑफ द यूनियन, और अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या है, चीफ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इन इंडिया प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है रिप्रेजेंट करते हैं नेशन को, बट रूल नहीं करते नेशन के ऊपर, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होते हैं डिसमिस कर सकते हैं किसी भी सेक्रेटरी को, जो कि वो अपॉइंट करते हैं उनको, और सेक्रेटरी को डिसमिस कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जैसे प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को रिमूव, जब तक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति ना हो उस पर, या रिकमेंडेशन ना हो। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को थोड़ा सा, यहाँ पे प्रेसिडेंट को बाउंड है कि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस यहाँ पे माननी पड़ेगी। अब
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, वो किसके अंडर आता है? आर्टिकल 74। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? वो आता है आर्टिकल 74। अब जो कलेक्टिवली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, आर्टिकल 75 के अंडर आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, अब अंडर द आर्टिकल अंडर 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि प्रेसिडेंट को बोल दिया था कि आप बाउंड है एडवाइस मानने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे तो उसको उस जो बिल को प्रेसिडेंट को उसकी असेंट देना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट को कोई वीटो पावर कोई यूज नहीं कर सकते। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया जिसमें 1978 में, उसमें जनता गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑथराइज किया प्रेसिडेंट को कि रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। उसमें उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को पावर है कि वो जो उसको काउंसिल मिनिस्टर्स को वापस उस बिल को भेजकर ये पूछ सकते हैं कि आप इस पे एक बार दोबारा से रिकंसिडर कर लें, फिर दोबारा से पेश करें। तो ये पावर जो है अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को दी गई। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आपको कैसा लगा वीडियो, अपना फीडबैक जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके साथ और शेयर करता रहूंगा। और इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स के चैप्टर के रिगार्डिंग जो है एमसीक्यूज जो है हम, या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है, हम अगले वीडियोस में आपसे शेयर करेंगे। और आपको कैसा लगा वीडियो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।